Date is 27 July 24. This is our group name, Yashasvi Bhava, that simplify your finances. ओके, तो शुरू करते हैं। हमने आज जो सब्जेक्ट रखा था वो था आईपीओ एंड इल्यूजन। इल्यूजन इसीलिए कि बहुत बड़ा इल्यूजन काम करता है आईपीओ को देख के हमारे मन में। थोड़ा सा उसको हम क्लियर करते हैं। आईपीओ एंड इल्यूजन्स। पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। ठीक है, आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, refers to the process where private companies sell their shares to public to raise equity capital from the public investors। इसका मतलब ये है कि जब तक कंपनी लिस्ट नहीं हुई है हमारे एक्सचेंजेस पे तब तक वो प्राइवेट कंपनी है। जब वो लिस्ट हो गई तो उसको पब्लिक कंपनी बोलेंगे। तो प्राइवेट कंपनियां लिस्ट क्यों होती हैं? पैसे रेज करने के लिए। ठीक है, दो तरह से पैसे रेज करती हैं। एक फिक्स प्राइस ऑफरिंग होती है, एक बुक बिल्डिंग ऑफरिंग होती है। फिक्स प्राइस ऑफरिंग क्या होती है? कंपनी ऑफर्स शेयर्स एट फिक्स्ड प्राइस, दैट इज 100, 200, 300, एक फिक्स्ड प्राइस होगा। ठीक है, उसी प्राइस पे आपको अप्लाई करना है। दूसरा जो बुक बिल्डिंग ऑफरिंग्स है उसमें कंपनी ऑफर्स शेयर्स इन अ प्राइस बैंड में होगा। लाइक 100 से 105, 200 से 205, 200 से 220, एक बैंड होगा। तो आपको उस बैंड के अंदर ही कोई एक बिड प्राइस लगा के आपको अप्लाई करना है। जनरली जो अच्छे आईपीओ होते हैं उसको हम बैंड के हाइयर पे अप्लाई करते हैं ताकि वो मिलने की संभावना रहे। अगर कम पे कर देंगे और सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो पहले वाले में फिक्स प्राइस होता है, दूसरे वाले में एक बैंड होता है। पहले वाले को बोलेंगे फिक्स प्राइस ऑफरिंग, दूसरे वाले को बोलेंगे बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। रीजंस आईपीओ आते क्यों हैं? ठीक है, तो ये रीजंस हैं। रीपे एग्जिस्टिंग डेट। सपोज अगर किसी प्राइवेट कंपनी में डेट है तो वो डेट को खत्म करने के लिए आईपीओ लाती है कि शायद वहां से पैसे रेज करके अपने कंपनी के ऊपर जो डेट है उसको हम पे कर देंगे। दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आर एंड डी पे अगर खर्च करना है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है उसको, तो अलग से कुछ पैसे रेज करने हैं। ठीक है, कैपेसिटी एक्सपेंड करना है, इसको हम शॉर्ट में कैपेक्स बोलते हैं। कैपेसिटी एक्सपेंड करना है। स्टॉक ऑप्शंस प्लान, मतलब कि एम्प्लॉय जो होते हैं ना, तो कंपनियां उनको भी अपने स्टॉक्स थोड़ा सा डिस्काउंट रेट पे देती हैं। ठीक है, ताकि कंपनी एम्प्लॉयज को भी लगे कि अगर वो मतलब स्टॉक ऑप्शन प्लान देने का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी देना। तो अगर हिस्सेदारी देंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उनके एम्प्लॉयज का, वो सैलरी बेस्ड परफॉर्मेंस नहीं होगी। उनको पता है अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो हमारी कंपनी का स्टॉक अच्छा जाएगा, तो फिर हमारा शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, तो हमें उससे अल्टीमेटली फायदा होगा। फिर वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके भी थोड़ा काम करना शुरू करते हैं। तो स्टॉक ऑप्शंस प्लान के लिए भी कंपनी को लिस्ट कर देती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सपोज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया कि कंपनी का डे टू डे जो काम है उसके लिए उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, फिर उससे उसको एम्प्लॉय के पैसे पे करने हैं, तब जाके उसका पूरा रेडी आइटम तैयार होगा जो मार्केट में सेल कर सके। तो उसके लिए जो कैपिटल लगता है डे टू डे बिजनेस में उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सपोज अगर किसी भी रीजन के चलते वर्किंग कैपिटल पूरा ना कर पा रहा हो, सामान ना बिक रहा हो, इन्वेंट्री बहुत सारा स्टॉक अप कर लिया हो, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी कंपनियां अपना कंपनी का आईपीओ लेके आती हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ और भी चीजें उसको ऐड ऑन करनी है जिससे उसका कॉस्ट वो हायर कॉस्ट पे बेच सके, तो भी पैसे चाहिए, तभी करती है। लिक्विडिटी। सपोज कि कंपनी के पास अपने मुनाफे से उतने पैसे नहीं है जिससे कुछ और सोच रही है करने का, तो अगर लिस्ट कर देगी कुछ हिस्सा अपने कंपनी का तो उससे कुछ पैसे आ जाएंगे, तो लिक्विडिटी, कुछ पैसे उसके पास पड़ेंगे। मर्जर एंड एक्विजिशन। इसका मतलब कि अगर कोई कंपनी है उसको दिख रहा है कि मुझे कुछ और कंपनी, छोटी कंपनी दिख रही है जिसको मुझे खरीदना है बट मेरे पास पैसे नहीं, तो अपनी हिस्सेदारी मार्केट पे लिस्ट करके उसको खरीदेगी। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। मार्केट शेयर इंक्रीज करने का मतलब है कि मार्केट शेयर नहीं है, मार्केट कैप बोल सकते हैं उसको। मार्केट शेयर इंक्रीज करने का मतलब कि
एक बार कंपनी आईपीओ लेके लिस्ट हो गई तो मेन एक्सचेंजेस पे आ गई, तो लोग उसको जानने लगते हैं। तो जब जानने लगते हैं तो थोड़ा सा अनब्रांडेड से वो ब्रांडिंग की तरफ जाती है। तो जब ब्रांडिंग की तरफ जाती है तो फिर थोड़ा सा कंपनी को ये आशा रहती है कि लोग मेरे कंपनी से जुड़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब थोड़ा सा, मतलब मैं अब आंसरेबल हो गया, अकाउंटेबल हो गया। तो वैसे मार्केट शेयर इंक्रीज वैसे भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है फिर कंपनी के पास? ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, इसके लिए दो तीन तरह के ऑप्शंस के पास है। एक तो इंटरनल प्रॉफिट, अगर कंपनी में इतना प्रॉफिट इंटरनली हो रहा हो तो वो चाहे तो उससे भी काम चला सकती है, या अगर उसे पूरा ना हो रहा हो तो बैंक से लोन भी ले सकती है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि फंड्स आईपीओ से पैसे रेज करके ये सारा काम चला सकती है। हमने जो अभी सारे जो पांच चार नौ नौ जो अभी सिचुएशंस जो हमने डिस्कस की, वो पूरी हम कर सकते हैं। अगर कंपनी में इंटरनल प्रॉफिट हो रहा हो ईयर ऑन ईयर तो उससे भी वो काम सब हो जाएगा जो हमने बात करी। बट अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो बैंक से लोन लेके भी काम चल सकता है। या दूसरा तरीका है कि हम कंपनी को लिस्ट कर दें, कुछ हिस्सेदारी मार्केट में हम सेल करें, उससे पैसे रेज करें, तब जो हमने काम अभी बात की वो हम कर लें। अब देखते हैं कि यहाँ इसके जो राइट साइड में जो आप देखेंगे यहाँ है कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। जो ये सब हम काम, जो नौ तरह के काम है, इसके लिए हमें कैपिटल चाहिए, इसलिए तो हमें पैसे की जरूरत है ना। तो दो सोर्स है वहां पे जो हमने बात करी, एक तो वो लोन फ्रॉम बैंक्स है। ठीक है। और दूसरा तरीका है आईपीओ। तो अगर लोन फ्रॉम बैंक हम करते हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है। एक तरीका तो यहाँ पे है, ये लोन फ्रॉम बैंक है जो हमने भी डिस्कस किया यहाँ पे, कि तीन तरीके से ये सारी, ये नौ चीजें जो हैं, ये सारी, ये नौ चीजें ये तीन तरह से पूरी कर सकते हैं, इंटरनल प्रॉफिट से, लोन से, और फंड फ्रॉम आईपीओ से। तो अगर हम इंटरनल प्रॉफिट सपोज हमारा उतना नहीं है तो उसको हम हटा देते हैं। अब लोन फ्रॉम बैंक एक ऑप्शन है, अगर लोन ले लेते हैं बैंक से तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है। दूसरे केस में अगर आईपीओ लेके आती है कंपनी, ठीक है, तो पैसे पब्लिक से रेज करेगी। ठीक है। अब पब्लिक से रेज किए पैसे पे कोई कमिटमेंट नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना है पब्लिक को। ठीक है। फिर जो प्रॉफिट आर शेयर्ड अमंग शेयर होल्डर्स एंड प्रोपोर्शन इन द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड। जो प्रॉफिट होगा तो प्रोमोटर का भी होगा, शेयर होल्डर्स का भी होगा। ठीक है। और फिर जो प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड पे आउट हो, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब कि शेयर प्राइस में जो बढ़ोतरी होगी उससे कंपनी को भी फायदा होगा, मतलब उसका मार्केट कैपिटल जो भी है, अगर शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो मार्केट कैप भी उसका बढ़ता चलेगा इन प्रोपोर्शन टू शेयर प्राइस। तो आईपीओ लाने का मतलब है कि उसको, बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना है और कोई कमिटमेंट नहीं है शेयर होल्डर से। आईपीओ इसलिए लेके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम एक बार ना ईयर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं। ठीक है। वन सेकेंड, ये मुझे मिटाना पड़ेगा। ये है ईयर वाइज नंबर ऑफ आईपीओ। ठीक है। तो आप देख रहे हैं 2007 के 7 से लेके मेरे पास 24 तक का डेटा है, कितने आईपीओ कितने साल में आए हैं, हर साल कितने कितने आए हैं। तो ये 24 का जो डेटा है ये थोड़ा पुराना है, मतलब एक क्वार्टर पुराना है, जुलाई तक का नहीं है, मार्च तक का क्वार्टर का है। तो आप देख सकते हैं कि 2007 में 108 आईपीओ थे, पूरे साल में आए थे। और आप सब्सिक्वेंटली देखिए कि उसके बाद कम है, कहीं ज्यादा हो रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं, कहीं ज्यादा हो रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए 2008 में था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2007 में, 2003 से लेके 2007 तक बहुत ही खतरनाक बुल मार्केट चल रहा था। सबको अगर याद हो थोड़ा बहुत, अगर जो पुराने हैं उनको याद होगा, नहीं है तो थोड़ा बहुत जो मार्केट को जानते हैं उनको पता होगा। 2003 से लेके 2007 के बीच में इंडेक्स जो है अपना, निफ्टी, निफ्टी 50, स्मॉल कैप, मिड कैप, यही मल्टीपल हो गए थे, दो तीन गुना इंडेक्स ही बढ़ गए थे 4 साल। ठीक है। तो इतना बड़ा बुल रन चल रहा था। तो साथ में देखिए आईपीओ कितना था, 108। आठ में आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो आर्थिक मंदी बोलते हैं, जो वैश्विक मंदी आई थी। देखिए फिर आईपीओ कैसे अचानक से 108 से 39 हो गए।
अब वो क्राइसिस जो है कंटिन्यू होता गया। ठीक है, तो 22 हो गया उसके बाद। उसके बाद 2009 में उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ द डे थी वो वापस चुन के आई, यूपीए टू री इलेक्टेड। तो मार्केट ने इसको अच्छा समझा, मार्केट सही चला। वहां से देखिए 22 से हम आ गए 66 पे। ठीक है, और 2009 से लेके 2011 खत्म होते होते क्या हुआ है आप देखिए आगे। स्कैम्स, सबको याद होगा। 11 के आखिरी से लेके 14 तक, जब तक इलेक्शन का टाइम पूरा नहीं हुआ, लगातार स्कैम्स 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 सारे चलते रहे। ठीक है, तो देखिए कितने आईपीओ हैं, 13, 5, 7। ठीक है, इसके बाद एनडीए चुन के आती है वहां पे 2014 के जून से। और 13 से लेके 17 तक वापस देखिए 7, 21, 27, 38, एक बढ़िया सा एक वापस रन स्टार्ट होता है। ठीक है, 17 के बाद क्या होता है, 18 में आता है एलटीसीजी 10% का। अरुण जेटली एलटीसीजी लेके आते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो 0% था वो सीधे 10% लेके आते हैं। तो पहले शेयर होल्डिंग पे अगर आपने 1 साल तक किसी को होल्ड कर लिया है, चाहे आपका फायदा करोड़ों रुपए का हो रहा हो, 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। अचानक से बोला कि 10% टैक्स देना पड़ेगा, मार्केट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। 0 से 10% हो गया सीधा टैक्स। तो हुआ वहां से करेक्शन स्टार्ट, खासकर मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में। तो देखिए फिर 25 से घट के 16 और 16। ठीक है, उसके बाद 2020 में क्या आता है, कोविड, 16। और उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, इकोनॉमिक रिकवरी। देखिए फिर उसका से क्या हो रहा है आईपीओ का। और अभी हम मार्च तक में 39 के आसपास आईपीओ कर चुके हैं। अभी हम रिसेंट उतने आईपीओ नहीं आए हैं पिछले क्वार्टर्स में, वो फिर भी काफी आए हैं। इस बार तो जो एसएमई वाले जो आईपीओ हैं उसको तो मैंने इसको काउंट ही नहीं किया, ये सारे मेन बोर्ड के आईपीओ। तो अगर हम 2024 के लास्ट तक पहुंचेंगे तो पता नहीं 2007 वाले नंबर को हम बीट ना कर दें। ठीक है, तो फिर कंक्लूजन क्या निकल रहा है आगे, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है इस डिस्कशन से। एनीवन? एनीवन प्लीज, बी क्विक। मेजर बुलन चल रहा है वो ठीक है, बट इस पे ये एग्जैक्टली रोहित तिवारी, यू कैन नॉट, यू विल नॉट रिप्लाई, यू जस्ट लिसन। क्वेश्चंस के आंसर्स करोगे। हाँ, ओके, गुड डू। आईपीओ इज डायरेक्टली टू मार्केट ग्रोथ, यस। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। रोहित ने बोला जैसे कि अच्छी मार्केट अच्छी है तो आईपीओ आते हैं। गुड्डू का भी रिप्लाई है कि आईपीओ डायरेक्टली रिलेटेड टू मार्केट ग्रोथ। वेरी गुड। शांडिल्या सर, आईपीओ, कंपनी आईपीओ से मार्केट में इंटरेस्ट। हाँ मतलब वही है मोटा मोटा कि मार्केट जब अच्छा चलेगा तो लोग आईपीओ लेके आएंगे। ठीक है, आईपीओ कम्स मोर व्हेन मार्केट डूइंग वेल, इजी टू रेज मनी व्हेन इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड। ठीक है, ये कंक्लूजन है इसका। क्यों लेके आते हैं कि जब मार्केट अच्छा कर रहा है तो सब लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना, पता है तो भी, नहीं पता है तो भी, सब चाहते हैं उसका पार्ट बनना। तो मनी रेज करना आसान हो जाता है। आगे चलते हैं। अब इतना तो हो गया क्यों आते हैं। अब हमें, अब आईपीओ में जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो बिफोर अप्लाइंग हमें करना क्या है, ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी नीड्स टू बी चेक। आप पहले कंपनी का 2-3 साल का डेटा देख लीजिए, कैसे परफॉर्म किया है, कितने पैसे कमाए हैं उसने साल दर साल, मार्जिन कैसे रहे हैं उसके। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी नीड्स टू बी असर्टेन, मतलब आगे और वो क्या बात कर रही है, आगे और क्या करना चाहती है। ठीक है, ये भी एक बार सर्टेन कर लीजिए। स्टेप्स नंबर 3 इज रीजन फॉर रेजिंग। पहले तो मैं चेक यही कर देते हैं कि स्टेप्स वन वन जो है वो कैसे हम करेंगे। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी नीड्स टू बी चेक, ये कैसे चेक करेंगे हम, डीआरएसपी, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। मतलब जो कंपनी आईपीओ लेके आती है वो अपना पूरा जत्था देती है सेबी को, दोनों एक्सचेंजेस को, एनएससी बीएससी को। डीआरएसपी पढ़िए, डीआरएसपी बहुत बड़ा है, आप नहीं पढ़ेंगे तो एक साइट है चित्तौड़गढ़.com, वहां पे जाइए, वहां पे उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिल जाएगा आपको। वो मैं आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगा कैसे मिलेगा। ठीक है, स्टेप्स 2 है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी नीड्स टू बी असर्टेन। कैसे करेंगे असर्टेन आप, सेक्टर का, जिस सेक्टर में की कंपनी है उस सेक्टर का पहले तो ओवरव्यू ले लीजिए कि सेक्टर जो है वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
और उसके मैनेजमेंट, जब जब ये कंपनी लिस्ट होती है ना आईपीओ में, तो मैनेजमेंट काफी इंटरव्यू देना शुरू कर देती है यहाँ वहाँ। तो इंटरव्यूज को सुनना शुरू कीजिए, उसकी क्यों कहना क्या चाह रही है, आगे क्या प्लान करना चाह रही है। ठीक है। रीजन फॉर रेजिंग फंड थ्रू आईपीओ बाई कंपनी शुड बी नोन टू इन्वेस्टर। पैसे जो रेज करना चाह रही है उसका रीजन क्या है, ये कैसे पता लगाएंगे? सेम वही डीआरएसपी पढ़े, वहां मिल जाएगा, वहां नहीं पढ़ सकते हैं तो वही जो मैंने सेम साइट का नाम बताया चित्तौड़गढ़.com, वहां भी आपको मिल जाएगा। अगला स्टेप है शेयर ऑफ द कंपनी शुड बी फेयरली वैल्यूड। जो भी कंपनी लिस्ट करना चाह रही है, जो भी आईपीओ प्राइस तय कर रही है, वो प्राइस वैल्यूएशन अच्छा होना चाहिए। वो कैसे देखेंगे आप? डीआरएसपी पढ़िए, चित्तौड़गढ़.com पे भी आपको वहां उसकी पीई आजकल मिल जाती है। एनी लीगल इशू पेंडिंग बाय द कंपनी शुड बी चेक्ड। अब प्रोमोटर के ऊपर कोई अलग से लीगल केस ही ना चल रहा हो, ऐसा ना कि आईपीओ आया और प्रोमोटर अंदर, पैसा आपका खत्म। वो भी चेक करना है। चेक कैसे करेंगे आप? डीआरएसपी पे देख लीजिए, वहां अगर एकदम लिटिगेशन के बारे में लिखा रहे, अलग से कॉलम होता है वो लिखा रहता है। कंपनी पे कोई टैक्स का लफड़ा है वो भी लिखा रहता है। टैक्स लाइबिलिटी अलग से बटी हुई है, लिखा रहता है। कुछ अगर अलग से कोई केसेस चल रहे हैं प्रोमोटर्स पे, वो भी लिखा रहता है। गूगल कर लीजिए, सीधे मैंने कंपनी के प्रोमोटर का नाम मिल जाएगा आपको, उसका नाम के लेके गूगल कर लीजिए। ओपन सोर्स जो है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको अवॉइड कीजिएगा। ओपन ओपन सोर्स पे जो भी चीजें अवेलेबल है, एक बार सर्च कीजिए उस पर। वो तरीका है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑफ आईपीओ शुड बी कंसीडर्ड। अब कुछ कुछ जो कंपनियां हैं, जो क्रेडिट रेटिंग कंपनियां हैं, वो आईपीओ को रेटिंग भी देती हैं। ठीक है, जैसे क्रिसिल है, केयर है, उस पे जाके रेटिंग चेक कीजिए उसकी। तो वहां से भी आपको चल जाएगा पता, हायर द रेटिंग, हायर द हायर द रेटिंग, हायर द, क्या कह सकते हैं उसका, प्रोडिगी जो कह सकते हैं उसकी, कि वैल विश्वसनीयता जो कह सकते हैं आप, उस हिसाब से उसको ले सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस पॉइंट्स के अलावा और क्या चीज आप चेक करेंगे? ग्रे मार्केट प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड जीएमपी। गूगल कीजिए, किसी का भी आप एक नाम लिख के चेक कीजिए, XYZ IPO जीएमपी, वो सीधे लिख देगा वहां पे गूगल की आज क्या जीएमपी चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कीजिए, वो मैं बताऊंगा कि क्यों चेक करना जरूरी है। अप्लाई ओनली इफ ग्रे मार्केट प्रीमियम मोर देन 40%। अगर मान लीजिए आईपीओ प्राइस 100 रुपये रखा कंपनी ने, और 40% प्रीमियम नहीं मिल रहा है ग्रे मार्केट में, मतलब 140 रुपये भाव नहीं दिख रहा है मुझे ग्रे मार्केट में, तो मत अप्लाई कीजिए। ये इसीलिए कि अगर आपने, आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम प्रीमियम कम है, और जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस दिन लिस्ट हो रहा है, उसमें कम से कम 5-6 दिन का अंतर है, तो 6 दिन में अगर मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो गया तो हो सकता है आपको गेन ना हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, वो मार्केट के सेंटीमेंट से काफी जुड़ा रहता है। तो इसीलिए एक सेफर साइड में कि 40% से ऊपर जब जीएमपी है, तो अप्लाई कीजिए आप। सब्सक्रिप्शन मल्टीपल्स, मतलब कि कितने गुना सब्सक्राइब हो रहा है आईपीओ। जितना ज्यादा गुना सब्सक्राइब होगा, उतना ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका ऊपर जाएगा, मतलब डिमांड बहुत आ रही है। तो हाइयर द सब्सक्रिप्शन मल्टीपल, हाइयर आर द चांसेस ऑफ जीएमपी इंक्रीजिंग। ठीक है, प्रीमियम इंक्रीजिंग, एंड लोअर द चांसेस ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगा तो आपको अलॉटमेंट कम मिलेगा, लेकिन जीएमपी और ज्यादा होगा, जिसको भी मिलेगा वो प्रॉफिट में ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने इतना चीज पढ़ लिया, समझ लिया कि हमें क्या क्या चेक करना है, हमें क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो एक लेते हैं केस स्टडी। ठीक है, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, जितनी चीजें डिस्कस की हमने सारी चीजें आपके सामने रखी। ठीक है, कंपनी थी, तो कंपनी ने का देखिए आखिरी 3 साल का आपको रेवेन्यू दिख रहा है। ठीक है, 77, सॉरी, ऊपर जो है टोटल एसेट्स है, एसेट्स को छोड़ दीजिए, टोटल रेवेन्यू पे आइए। एसेट्स मतलब कितना उसके पास एसेट था, फैक्ट्री कितनी थी, प्लांट कितने थे, वेयर हाउस कितने थे, वो अलग बात है। रेवेन्यू पे आइए। 11,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है। वो 17 होता है और फिर 24 होता है, जब ये लिस्ट हो रही तब की बात है। और चूंकि वो मार्च के बाद लिस्ट नहीं हो रही थी, वो लगभग सितंबर अक्टूबर के पास लिस्ट हो रही थी, तो उसके पास जून क्वार्टर का रिजल्ट था। तो जून क्वार्टर में 2021 में, यहां तक का डेटा फुल ईयर का था, ये डेटा फुल ईयर का है। ठीक है, जब वो लिस्ट हो रही थी सितंबर अक्टूबर में, तो उसके पास केवल जून क्वार्टर का रेवेन्यू था, एक क्वार्टर का। ठीक है, ये वाला रेवेन्यू, ये रेवेन्यू था। तो उसने पिछले साल से कंपेयर करके दिखाया हुआ है कि पिछले साल हमने एक क्वार्टर में 2,900 करोड़ रुपए का सेल किया था, और इस साल हमने लगभग 2.5 टाइम्स सेल किया है। 8,200 लगभग हमने सेल किया है पिछले साल। देखिए, कंपनी ने ये मार्च बेसिस पे पूरे एक साल में 61 करोड़ रुपए कमाए थे। 61 करोड़, ये मिलियंस में, फिगर जो है ये मिलियंस में है।
ठीक है। तो ये 61 करोड़ रुपीज उसने कमाए थे। और कंपनी ये कह रही है कि पिछले साल एक क्वार्टर में हमने सेम क्वार्टर जून में लॉस किया था, इस क्वार्टर में हम प्रॉफिट कर गए हैं 35 35 करोड़ का। तो एक क्वार्टर में इतना इतना ही डेटा कंपनी ने दिया। ठीक है, तो एक सिंगल क्वार्टर में 35 करोड़ का हम गेन कर गए हैं। तो सपोज अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल होने जा रही है। ठीक है, तो एक क्वार्टर में 35 करोड़ कर रही है, तो अगर हम मान लें कि सेम क्वार्टर का रन रेट मेंटेन हो जाएगा, तो 4 क्वार्टर में 35 गुने 4, 140 करोड़ तो कर लेगी, ऐसा लग रहा है ना। तो वो 61 करोड़ से लगभग 2 गुने से ऊपर है, ऐसा लग रहा है इतना देख के। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या डेटा उस समय अवेलेबल था? ठीक है, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ था? तो जब भी कोई आईपीओ आएगा तो आईपीओ में 3 पार्ट होंगे। एक क्यूआईबी होगा, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, एंड बी4, मतलब याद नहीं आ रहा, अब ये समझ लीजिए कि जो आपके बायर बायर। एफआईआई हैं, डीआईआईज हैं, या जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको आप, जैसे क्यूआईपी आती है ना, बायर, ओके, या थैंक यू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये जो इन्होंने 91 टाइम सब्सक्राइब किया इसको। ठीक है, और फिर एन एनआईआई है, इन्होंने 112 टाइम। ये एनआई क्या होंगे कि ये जो हाई नेट वाले जो आदमी होंगे ना, मतलब जिनका एचएनआई कह सकते हैं, इसमें एनआई लिखा हुआ है, एचएनआई, हाई नेट इंस्टीट्यूशन वाले बायर्स जो होते हैं उनकी। तो उनके लिए 100, उन्होंने 112 गुना इसको सब्सक्राइब किया। रिटेल जो कि हम लोग हैं, हमने 12 गुना किया। तो उनकी अपेक्षा तो कम ही किया। और जो उनके एम्प्लॉई थे, जो खुद कंपनी के खुद के एम्प्लॉई थे, उन्होंने मात्र 2 गुना भी नहीं किया। ठीक है, और टोटल अगर हम एवरेज निकालें तो 81 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। ये सभी मैंने वहीं से चित्तौड़गढ़ से काट के ही निकाला है। आगे लिखा हुआ है, इफ वी एनुअलाइज्ड FY22 अर्निंग्स, मतलब ये जो एक क्वार्टर का अर्निंग मैंने अभी बताया आपको, एक क्वार्टर का, इसको एनुअलाइज कर दें एंड एट्रीब्यूट इट ऑन फुल्ली डाइल्यूटेड पोस्ट इक्विटी इशू, देन द आस्किंग प्राइस एट अ पी ऑफ अराउंड 377। मतलब कि ये 35 रुपए के एक क्वार्टर को हम 4 से गुना करके पूरे साल का निकाल लें, एज्यूम करके खुद भी कि ऐसा ही परफॉर्मेंस अगले साल पूरे साल रहने वाला है, तो जाके पी निकल रहा था 377। और अगर हम इस पे निकालते पी 619 पे, तो ये पी क्रॉस कर रहा था 1000 के आसपास। ठीक है, यहाँ तब भी ये 377 पे भी साफ साफ दिखा है, मेकिंग इट एन एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस्ड। ठीक है, अब पैसे किस लिए रेस कर रहे थे ये लोग, जानना जरूरी है ना कि पैसे क्यों चाहिए। 420 मिलियन का मतलब 42 करोड़ का, इसमें कुछ सब्सिडरी में, कंपनी अपने सब्सिडरी में खर्च करने वाली थी। 420 मिलियन जो है वो कैपेक्स करने वाली थी, 42 करोड़ कैपेक्स करने वाली थी। 156 करोड़ का जो है वो अपना डेट रिपेमेंट करने वाली थी। ठीक है, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस कुछ कुछ काम कंपनी के थे। इन 4 चीजों के लिए कंपनी पैसे रेज करना चाह रही है। ठीक है, ये रहे आईपीओ डिटेल्स। 28 अक्टूबर को आईपीओ आया था, 2021 की बात है, टॉप ऑफ द बुल मार्केट। ठीक है, और शेयर प्राइस रखा गया था जो प्राइस बैंड था। अब ये आएगा बुक बुक बिल्ड इशू में आएगा, फिक्स प्राइस नहीं है, बुक बिल्डिंग में है ये। 1085 से लेके 1125 के बीच में आप प्राइस बिड कीजिए। ठीक है, लगभग 15,000 रुपए का एक आईपीओ आता है, तो 12 शेयर उसमें आएंगे विद इन 15,000। अब सबसे बड़ा कैच यहाँ पे आता है। यहाँ देखिए कि पैसे रेस कितने कर रहे हैं ये लोग, टोटल इशू कितने का है। टोटल इशू देखिए कितने का है ये, 5351 करोड़ रुपए ये मार्केट से रेस कर रहे हैं। उसमें से ये है ऑफर फॉर सेल 4721 करोड़, मतलब जो पुराने इन्वेस्टर थे ना, वो अपने शेयर बेचना चाह रहे हैं। पुराने जो इन्वेस्टर हैं उसके, वो अपना पैसा, अपना शेयर बेच के निकलना चाह रहे हैं। केवल 630 करोड़ नया शेयर इशू हो रहा है, फ्रेश इशू इज ओनली 630 करोड़ का शेयर नया इशू हो रहा है। ठीक है, मतलब 90% लोग जो हैं, पुराने इन्वेस्टर, अपना अपना माल बेचना चाह रहे थे। 630 करोड़ की इक्विटी फ्रेश इशू हो रही थी। अच्छी कंपनियों में फ्रेश इशू ज्यादा होगा, ऑफर फॉर सेल कम होगा, ना के बराबर हो और अच्छी बात है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कंपनी को इतना श्योरिटी है कि मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरा वैल्यूएशन ठीक है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ,
तो कंपनी के पुराने इन्वेस्टर या कंपनी के प्रोमोटर्स ग्रुप के लोग जो हैं क्यों अपना शेयर बेचना चाहेंगे ओपन मार्केट में? नहीं बेचेंगे ना। फ्रेश इशू कर देंगे, जितना इशू करना, पैसे रेस कर लेंगे। अपना आप क्यों बेचना चाहेंगे? देखिए वहां पे 5300 करोड़ में से 4700 करोड़ तो बेच खुद का माल बेचना चाह रहे थे, और इम्प्लॉय को डिस्काउंट दिया गया 100 रुपए का, मतलब ये 1085 रुपए का शेयर उनको दिया गया 985 में। तो भी इम्प्लॉय ने हमारी तरह पागल नहीं हुए, 81% 81 गुना नहीं कर दिया उन्होंने। ठीक है, 2 गुना भी नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब। ठीक है, आगे आते हैं। जीएमपी क्या रहा था उन दिनों? 28 तारीख को, ये देखिए 28 अक्टूबर को ये 1125 रुपये इसके अपर बैंड पे है, ये प्राइस मान लिया 1125। जीएमपी देखिए क्या चल रहा है, 580, कितना कितना परसेंट, 51%, 51%, 50%, 50%, 53, 66, 68। ये लिस्टिंग हो गई इसकी। लिस्टिंग हुई 1900 रुपये पे। 1100 का माल सीधा आपका लिस्ट हुआ 1900 में। आपको मजा आ गया, बहुत मजा आया कि यार क्या मिला है हमें। मार्केट में भी खूब हल्ला हो रहा था, बहुत नामी गिरामी कंपनी, और एकदम लेफ्ट राइट एंड सेंटर सब लोग उसी के बारे में बात, जैसे पता नहीं कि ये कंपनी ना मिले तो पता नहीं मेरे जीवन में कुछ कम ना रह जाए, ऐसा लग रहा था। ठीक है, कितने के पी पे? 1000 का पी चल रहा था एनुअल बेसिस पे, और क्वार्टरली अर्निंग को अगर एनुअलाइज कर दिया जाए तो 377 के पी पे चल रहा था ये। और ये जो लिस्ट हो गया 1900 पे, 10 मिनट्स में हम लॉग आउट होंगे तो आप वापस आइएगा। ये जो लिस्ट हुआ ये 377 तो पी है 1085 की। 1900 के आसपास जब पी निकालेंगे ये, तो ये चला जाएगा 600। 600 की पी हो गई लिस्ट होते हुए। आइए आगे भी कुछ है, दिखते हैं। प्रीफेस में देखिए वहीं पे क्या लिखा हुआ था। We have witnessed a shift of the fancy of IPOs from loss-making companies in recent past, and the best example is that of Zomato। तो ये जो एनालाइज किया गया चित्तौड़ रोड पे ही, वहीं पे लिखा हुआ है कि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि काफी फैंसी आईपीओ आ रहे हैं। उस समय ही जोमेटो आया था और अपने लिस्टिंग प्राइस के काफी नीचे चला गया था। ठीक है, तो उसी के एग्जांपल लेते हुए कि ऐसी कंपनियां काफी आ रही हैं, एग्जांपल जोमेटो का दिया है। दिस कंपनी टू फॉल्स इन द पैक ऑफ यूनिकॉर्न्स। ये भी जो कंपनी है यूनिकॉर्न में, यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं? जिनके रेवेन्यूज $1 बिलियन हो गए उनको हम बोलेंगे यूनिकॉर्न, यानी 8300 करोड़ रुपए से ऊपर रेवेन्यू करने वाली कंपनी को हम यूनिकॉर्न बोलेंगे। दिस कंपनी टू फॉल्स इन द पैक ऑफ यूनिकॉर्न्स एज इट हैज द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर फैशन एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। आपको चल गया होगा पता कौन सी कंपनी है। Based on the financial parameters, the valuation are highly stressed and making this an expensive offer। वेल मैनेज ग्रे मार्केट, मतलब ग्रे मार्केट के प्रीमियम को, ये जो प्रीमियम है ये मैनेज किया गया है, लिखा हुआ है साफ साफ। वेल मैनेज ग्रे मार्केट बाय वेस्टेड इंटरेस्ट में ल्योर इन्वेस्टर्स फॉर लिस्टिंग गेन्स। ग्रे मार्केट प्रीमियम को वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा जो बढ़ाया गया है, लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्टर इसमें आकर्षित हो सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं वो। बट प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग विल हैव द बियरिंग ऑन दिस एक्सॉर्बिटेंटली प्राइस्ड ऑफर। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि इसको, ये कंपनी इतनी नामी गिरामी है, बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा बहुत पहले से कंपनी में लगा हुआ है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को उन्हीं के द्वारा या उनके लोगों के द्वारा खरीदा जा रहा होगा। बहुत ऐसी डिमांड क्रिएट की जा रही होगी ताकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़े, और उनका जो ये सब्सक्रिप्शन जो उन्होंने ऑफर फॉर सेल डाला हुआ है वो निकाल दिया जाए सही प्राइस पे। यही बात लिखी हुई है मोटा मोटा, इसको समझे तो ये 4 लाइन, ये मैंने नहीं लिखी है, ये वेबसाइट्स हैं वहां पे लिखी हुई बातें हैं, किसी एनालिस्ट ने जो फेयर एनालिसिस करते हैं उनकी लिखी हुई बातें हैं। और मैंने दिखा दिया क्या क्या चीजें थी, कंपनी अच्छे से लिस्ट भी हो गई। ये तो रहा केस स्टडी। ठीक है, आगे आते हैं। आफ्टर मैथ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कंपनी रही ये 2019, 20, 21, 22, 23, 24, अभी तक का आप देख लीजिए। तो 61 करोड़ का रेवेन्यू हमने देखा था ना, कहाँ गया? ये रहा, वो स्टैंड अलोन था ये 66 करोड़ का। ये वाला रेवेन्यू हमारे पास मौजूद, ये वाला प्रॉफिट मौजूद था हमारे पास उस साल का। ठीक है, कंपनी ने क्या बोला था, केवल जून क्वार्टर में उसने 35 करोड़ रेवेन्यू कमाया था, लेकिन साल होते होते रेवेन्यू कितना रह गया? 47 करोड़। मतलब जो 140 करोड़ की बात कर रहे थे साल में हो जाएगा, नहीं हुआ। क्यों? मार्जिन ड्रॉप हुआ, 6% से 4% मार्जिन आया। आज क्या हालत है? एक साल बाद भी 38 करोड़ का रेवेन्यू, सॉरी प्रॉफिट, और 24 में 59 करोड़। मतलब जहां लिस्ट हुई थी वही का वही
4 साल गंवा दिए यहीं पे कंपनी में। ठीक है, ऊपर से सेल्स तो बढ़ गया। यहाँ देखिए ये सेल्स तो लगभग हो गया 3 गुना, लेकिन मार्जिन खराब हुआ है, नीचे इंटरेस्ट कॉस्ट लगना शुरू हो गया है, प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, इसका नतीजा क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। ये रहा कंपनी आज, जो आज का जो ट्रेड करती है, मार्केट कैप है 52,278 करोड़ का है। देखिए 69 69 करोड़ पैड करने वाली कंपनी का मार्केट कैप 52,272 करोड़। समझ सकते हैं आप कितने की पी है? 1620 की पी है। कंपनी इज नाइका, अमित गॉट वेरी वेल, दिस इज नाइका। पी है 1620 की। बुक वैल्यू देख लीजिए 4 की, कंपनी ट्रेड कर रही है 183 पे। ठीक है, तो ये रही पूरी कहानी इसकी। और ये देखते हैं इसका चार्ट। यहाँ पे हुई थी, अर्श पे लिस्ट हुई थी, और फर्श पे पहुंच गई कंपनी। ठीक है, क्यों होती है ऐसा कुछ? शेयर प्राइस इज स्लेव ऑफ अर्निंग ग्रोथ और डी ग्रोथ। अर्निंग ग्रोथ होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, डी ग्रोथ होगा तो नीचे आएगा। ये कहानी रही। ठीक है, ये पूरा कहानी है नायिका। फाल्गुनी नायर इसकी प्रमोटर है। जो हल्ला मचा था, ये मैंने एक एग्जांपल बताया। आप और भी चीजें देख सकते हैं, इसी चीज सेम चीज को अप्लाई करके आप अपने आगे आने वाले आईपीओ पे अप्लाई कीजिए। पहले के जो भी आईपीओ आए हैं उस पे अप्लाई करके देख लीजिए। उतना टाइम नहीं है, मैं और भी केस स्टडी ले सकता हूँ, बस एक चीज समझाने की थी कैसे देखना है और हुआ क्या। तो ये रहा उसका आफ्टर मैथ। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं हम कि कंक्लूजन हमारा क्या है। कंक्लूजन है हमारा, पहले मैं इसको डिलीट कर दूं। चलिए ऐसे ही चलते हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, पॉइंट्स टू मेमोराइज, याद क्या रखना है आप? इजी मनी फॉर प्रोमोटर्स इन आईपीओ। तो आईपीओ में प्रोमोटर के लिए इजी मनी होता है। ठीक है, बैंक को कर्जा देना पड़ेगा, कर्जा का ब्याज देना पड़ता है, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं देना है। अगर नाइका ने पैसा कर्जा लिया होता ना तो खत्म हो गई होती कंपनी आज, कर्जे में ही खत्म हो गई होती। लेकिन पैसे उसने हमसे आपने लिए, पैसा गवन माल हजम, प्रोमोटर बेच के निकल गए वो ऑफर फॉर सेल में। और आप अब देखते रहिए कब ऊपर निकलेगी। मोर आईपीओ इन बुल मार्केट ड्यू टू हाई लिक्विडिटी। ये जितना लिक्विडिटी ज्यादा रहेगा मार्केट में, आईपीओ आते रहेंगे। कंपनी वेट्स फॉर बुल मार्केट टू लिस्ट ऑन एक्सचेंजेस। कंपनी वेट करती है बुल मार्केट का, ठीक है, एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए। आईपीओ इज लॉटरी फॉर प्रोमोटर्स, नॉट फॉर अस। पीनट फॉर रिटेल, हमारे लिए तो पीनट है। अगर अच्छा भी हुआ तो पीनट ही है। ठीक है, तो लॉटरी तो प्रोमोटर के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। एंकर इन्वेस्टर एंड क्यूआईबी हेल्प्स। एंकर इन्वेस्टर मतलब कि जो पहले से जो इन्वेस्टर उसमें है ना, वो और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं वो हेल्प करते हैं लिस्ट ऑन रिटेल मनी। हेल्प देम लिस्ट ऑन रिटेल मनी। ये लोग हेल्प करते हैं मार्केट में हुआ हुआ बना के। ठीक है, ताकि रिटेल के पैसे लगे वहां पे। हम चाहे डायरेक्टली अप्लाई करें चाहे म्यूचुअल फंड अप्लाई करें, पैसा रिटेल का ही है। म्यूचुअल फंड में पैसे भी आप ही दे रहे हैं, तो वो भी अगर क्यूआईबी बन के खरीदते हैं तो आप ही का पैसा अल्टीमेटली वहां पे लग रहा है। अपना पर्सनल पैसा कोई आदमी इस कंपनी में नहीं लगाया होगा। ठीक है, आप नाम चेक कीजिएगा नाइका में कौन कौन लोग थे, बढ़िया बढ़िया म्यूचुअल फंड के लोग बैठे हुए हैं। उन म्यूचुअल फंड को आप लोग चिन्हित कर लीजिए और ध्यान रखिए कि वहां इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है आपको म्यूचुअल फंड में। बिफोर यू अप्लाई क्या ध्यान रखना है आपको? सेक्टर टेलीविजन चेक कर लीजिए। टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, टैम एक वर्ड आएगा बार बार फाइनेंशियल मार्केट में आपके लिए, कितना बड़ा मार्केट है ये। अब कोई पेपर बेचने का मार्केट वो बहुत बड़ा नहीं है। तो एक बार चेक कर लीजिए कि रनवे कितना बचा हुआ है उड़ने के लिए आपके पास। बहुत बड़ा मार्केट अभी पूरा ग्लोबली बचा हुआ है, तो बहुत बड़ा चीज बन सकता है। वैल्यूएशन चेक कीजिए, कंपेयर विथ मार्केट लीडर, मार्केट लीडर के साथ वैल्यूएशन चेक कीजिए उसकी। फ्रेश इशू आउट ऑफ टोटल ऑफर्ड, चेक कीजिए कि जितना ऑफर किया जा रहा है उसमें से फ्रेश इशू कितना है। लेस ओएफएस बेटर। ऑफर फॉर सेल जितना भी जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, जितना ज्यादा फ्रेश इशू रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है, जितना ओएफएस कम मतलब पहले के लोग बेच के नहीं जा रहे हैं, सारा का सारा फ्रेश इशू है, सारा का सारा पैसा कंपनी में ही लगने वाला है। ओएफएस का मतलब पैसा किसी आदमी को मिल गया वो लेके निकल गया वहां से। सब्सक्रिप्शन मल्टीपल्स, ये चेक कीजिए आपके सेफ्टी के लिए कि मल्टीपल्स जितना ज्यादा गुना आप सब्सक्राइब होगा। नाइका में हालांकि लिस्टिंग लॉस नहीं हुआ, लोगों को लिस्टिंग गेन हुआ।
लेकिन जिसने लॉन्ग टर्म सोचा कंपनी का भविष्य देख के कि बहुत बढ़िया भविष्य अच्छी है, ठीक है, बढ़िया बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, लेकिन आपको कम से कम, अगर आप रुके होंगे तो लॉस हो जाएगा, लेकिन आप लिस्टिंग गेन पे निकल गए होंगे जस्ट ड्यू टू सब्सक्रिप्शन मल्टीपल अच्छा था, 81 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा था, आपको आपका पैसा मिल गया, ज्यादा मिल गया। जीएमपी, जीएमपी आपने चेक किया 40% से ऊपर हो तभी आप अप्लाई कीजिए, तो ये बिफोर यू अप्लाई ये चेक करना है आपने। मैनेजमेंट हंगर टू ग्रो, क्लियर ग्रोथ गाइडेंस, आप मैनेजमेंट का हंगर भी चेक कीजिए, उनके इंटरव्यू सुन के टीवी पे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कितना हंगर है उनकी बातों में, गाइडेंस का उतना क्लियर है कि गोल मोल घुमा रहे हैं, ये भी चेक कीजिए आप। और आफ्टर यू अप्लाई, अप्लाई कर दिया है तो अब क्या। इफ फॉलोड ऑल पॉइंट्स इट इज गुड आईपीओ, बी श्योर यू वॉन्ट गेट इट। अगर आपने ये सारे पॉइंट फॉलो किए हैं तो ये एक अच्छा आईपीओ है, आपको नहीं मिलेगा इतना, आप निश्चिंत रहिए। इफ यू आर लकी, अलॉटेड, मिल गया अगर, थैंक्स गिविंग टू गॉड, भगवान को शुक्रिया शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको मिल गया। क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस में क्या होगा कि जब इतना अच्छा आईपीओ होगा तो आप वो पहले आदमी नहीं होंगे जो ये डिस्कवर करेंगे, जो बड़े लोग हैं वो बहुत पहले कर चुके होंगे, और बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन होगा और बहुत ज्यादा ही सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, तो फिर तो लकी फेवर करेगा। अब 100 गुना 200 गुना सब्सक्रिप्शन हो जाए तो 200 में एक आदमी को मिलना है। इट विल लिस्ट नियर जीएमपी इफ मार्केट सस्टेन्स, अगर आपको अलॉट हो गया तो जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके आसपास ही लिस्ट होगा, अगर मार्केट कंडीशन सेम रहती है। जिस दिन ये इशू आया था, आईपीओ इशू जिस दिन आया था उस दिन से लेके अगर लिस्टिंग के दिन तक का मार्केट सस्टेन होता है तो अपने जीएमपी के आसपास वो लिस्ट हो जाएगा। जो भी प्रीमियम ग्रे मार्केट में मिल रहा था वो आपको ऊपर से मिल जाएगा, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। आफ्टर लिस्टिंग क्या करना है, लिस्ट तो हो गया, आपको मिल भी गया, तो लिस्टिंग के बाद करना क्या है। एक्सोर्बिडेंटली प्राइस्ड, अगर पता है आपको कि प्राइस बहुत ऊपर है, मैंने केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम प्रीमियम देख के ही लिया है, तो लिस्ट होगा तो और प्रीमियम पे लिस्ट होगा तो और ज्यादा प्राइस हो गया। अब तो करना क्या है, बुक ऑन लिस्टिंग, लिस्टिंग पे बुक कीजिए उसको। फेयरली प्राइस्ड, अगर ठीक से प्राइस्ड है, प्रीमियम पे अगर हो भी गया, अगर लिस्ट हो भी गया, होल्ड फॉर द नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट, तो अगला क्वार्टरली रिजल्ट का वेट कीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर मैंने, ताकि मैनेजमेंट का चल जाए पता कि भाई जो बोल रहा है उस तरफ से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहां से चल जाएगा पता, तो उसको मौका दीजिए क्वार्टर रिजल्ट का, अगर फेयरली प्राइस्ड है तो कम से कम उतना तो दीजिए। लुक आउट फॉर इंस्टीट्यूशनल एंट्री, अगर अच्छा होगा, लिस्ट अच्छा हो गया, प्राइस फेयर है, सब कुछ ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन आएंगे ही आएंगे। तो देखिए कि कोई इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है क्या, डेली ट्रेडिंग जो डेटा आता है उस पर चेक कीजिए, स्क्रीनर पे भी मिलता है कि कोई म्यूचुअल फंड तो नहीं खरीद रहा है लिस्टिंग के बाद, क्योंकि लिस्टिंग से पहले खरीदने का बायसेस कुछ और हो सकता है, लिस्टिंग के बाद खरीदने का बायसेस नहीं होता है, फिर लिस्टिंग के बाद खरीद रहा है तो मतलब लंबा आया है, ठीक है, अलग बात है दोनों। और अगर ऐसा होता दिखता है तो आपको स्केल अप करना है और बढ़ाना है उसमें आपकी एंट्री, भले वो प्रीमियम पे लिस्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां भी उसको ले सकते हैं। इफ सेक्टर इन टेलविंड, वैल्यूएशन फेवरेबल, बी रिलैक्स्ड, अगर टेलविंड में सेक्टर है, मतलब जैसे मान लीजिए कि आजकल सेक्टर पावर सेक्टर पूरा पूरा टेलविंड में है, उसमें कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है, अच्छे दाम पे लेके आती है, 20-30 की पीई पे लेके आती है, दोगुने पे लिस्ट होती है, तो 50-40 पे लिस्ट हो गई, ग्रोथ गाइडेंस दे रही है 40-50% पर जनम से, तो फेवरेबल वैल्यूएशन हो गया आपके लिए, आप आराम से बैठिए, कुछ नहीं करना है आप। इफ मैनेजमेंट डजेंट शो परफॉर्मेंस ऑन नंबर्स देन सेल, अगर जो कह रहा है, जो भी गाइडेंस दे रहे हैं लोग इंटरव्यू में आके या यहाँ वहाँ बात बात करके, अगर वो नंबर्स में, क्वार्टरली नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आपका टाइम हो गया है कि आप सेल बटन दबाएं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स। सर ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब जीएमपी जैसे उसका ग्रे मार्केट प्राइस दिखा रहा हो फेवरेबल, और उसके बाद मतलब लिस्टिंग पे वो नेगेटिव में लिस्ट हो गया हो। हम्म।
हो जाएगा, हो जाएगा, इसलिए तो कहा ना कि आप 40% का विंडो लेके चलिए, ताकि अगर मार्केट बीच में 5-6 दिनों में क्रैश हो भी गया तो 40% का जो प्रीमियम है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्या होगा अगर क्रैश हो गया, तो कम से कम लिस्टिंग पे तो आके रुक जाएंगे। मार्केट प्रीमियम पूरा खत्म हो जाएगा बट लिस्टिंग गेन नहीं होगा, बट बच तो जाएंगे आप। इसीलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% कम से कम ऊपर हो तो ही अप्लाई कीजिए उस आईपीओ में, ताकि आप सेफर रहें। अगर मार्केट करेक्शन दे दिया तो भी आप लॉस में ना चले जाएं लिस्टिंग के दिन, इसलिए वो 40% का विंडो रखा हुआ है। ये पेटीएम का क्या केस था सर? उसका क्यों नेगेटिव लिस्टिंग हुआ था? सेम केस मैं चाहूंगा कि आप पेटीएम के केस को मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, अभी पेटीएम का केस भी सेम था। एकदम वैसे ही, एकदम एक्सोर्बिटेंटली प्राइस था, हल्ला मचाया गया यहाँ वहाँ, और वही हुआ जिसका डर था। सेम, यही सेम क्लासिक केस। जोमेटो, पेटीएम, पीवी फिनटेक, सब ये क्लासिक केसेस हैं। हफीज का क्वेश्चन है, पहले आईपीओ में इन्वेस्टमेंट अप्रोक्स 15,000 का होता था, नाउ इट इज मोर देन 1 लाख, प्लीज थ्रो सम लाइट। नो, मेन बोर्ड के आईपीओ में अभी भी 15,000 लगते हैं, एसएमई आईपीओ में मोर देन लैक्स लगते हैं। हम मेन बोर्ड की बात कर रहे हैं, एसएमई आईपीओ की तरफ ध्यान भी मत दीजिएगा। बहुत रिस्की होते हैं। 1.5 लाख रुपए आप कहीं भी मत लगाइए। अगर आपका पोर्टफोलियो 50 लाख रुपए का नहीं है तो 1.5 लाख रुपए किसी आईपीओ में नहीं लगाना है आपको। मेरे ये एडवाइस है, बाकी आप देख सकते हैं। थ्रो सम लाइट ऑन ओला आईपीओ। खोलेंगे सर ओला, इसके बाद स्क्रीनर पे चलेंगे। आईपीओ से हम अलग अलग आईपीओ पे ले लेंगे अभी अभी अलग अलग क्वेश्चंस। बट इस कॉन्सेप्ट पे कुछ अगर डाउट है, पूरा जो अभी हमने कवर किया, पूरा 40 मिनट जो एकदम आपने आंख गड़ा के सब कुछ देखा, उसमें अगर उस कॉन्सेप्ट पे कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। केस स्टडीज हम बहुत लेंगे, अभी उसी के लिए बैठे हुए हैं, ताकि जो ये फैंसी चलती है ना दिमाग में, आईपीओ आईपीओ आईपीओ, मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए, थोड़ा सा उससे ना एक बार डिटैचमेंट शुरू हो लोगों का। सर अभी तक जो आपने बताया ये काफी इंफॉर्मेटिव था, मेरे लिए काफी हेल्पफुल था। कुछ चीजें मुझे पता नहीं थी, वो पता चल गई। इसके लिए थैंक। थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? Say no to IPO, Sandila sir. Sir, say no to IPO in not in every case. Sometimes you may find any interesting IPO, but the probability is very less, sir. Very less than 5%. You can have a good IPO on right price. ठीक है, बट अगर ना, मैं पर्सनली आईपीओ पे ध्यान नहीं देता हूँ सर। पिछले मेरा लास्ट आईपीओ जो मैंने अप्लाई किया था, दैट वाज इंडिगो पेंट्स, और वो 3 साल हो चुके हैं और वो खत्म। उसके बाद से मैंने देखा नहीं उसकी तरफ। Please present last slide again for taking the screenshot. Sir, you can play my video when I upload it on YouTube. Please pause that time and take the screenshot. Or otherwise, I will send you offline. Don't worry. Proceed further, sir. All clear. No one is having any question. We'll take cases one by one and we'll talk about IPOs which are good. और भी क्या क्या चीजें देखनी चाहिए वो भी मैं समझाऊंगा, बट इतना मोटा मोटा सबको समझ में आया। ये करने के बाद हमें आईपीओ में, मुझे टीवी से पता नहीं चलना चाहिए, मुझे खुद पता होना चाहिए। हमारा बस ये मोटो होना चाहिए कि मुझे ये सीखना है। मुझे किसी से आपको मुझसे भी नहीं पूछना है, किसी से नहीं पूछना है। आपको अपने आप से पूछना है कि आपको जो देखना था आपने देख लिया कि नहीं देख लिया। मैंने क्या बोला आपको आखिरी स्लाइड में, कि अगर सब कुछ देख लिया है ना तो आप रिलैक्स रहिए, आपको आईपीओ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अच्छा आईपीओ है। ठीक है, मिल गया तो फिर भगवान का शुक्रिया कीजिए कि चलिए मिल गया। ठीक है, उसके बाद फिर वो सेक्टर टेलविंड ये सब स्टार्ट होती है। इनिशियल लिस्टिंग में गेन दिखता ही है, आफ्टर दैट यू कैन सेल। वो भी जरूरी नहीं है हफीज, अगर गेन दिखा उसके बाद भी अगर वो सही कैटेगरी की आईपीओ है या वैल्यूएशन अभी भी फेवरेबल है तो नहीं बेचना है, वही तो मैंने लिखा था। तब भी नहीं बेचना है। आप देखते हैं ना, कभी कभी कोई आईपीओ खुलते ही आईपीओ के प्राइस से 4-5 गुना एक साल में हो जाती है। वो इसलिए, एक तो प्राइस राइज है, वैल्यूएशन ओवर द रूप चले जाते हैं, उसका रीजन है वो सेक्टर भी टेलविंड में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी पिछले कुछ सालों में जो भी सोलर के आईपीओ आए हैं, सोलर के,
वो सारी की सारी आईपीओ 5-6 गुना ऊपर हुई होगी, क्योंकि सेक्टर ही टेलविंड में है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चेक कीजिए किस सेक्टर की आईपीओ है। क्या उसमें कोई इंस्टीट्यूशन तो एंट्री नहीं कर गया लिस्टिंग के बाद? अगर इंस्टीट्यूशन लिस्टिंग कर गया या कोई सुपरस्टार इन्वेस्टर लिस्टिंग कर गया, तो आपके यहाँ हाथ तो खजाना लग गया है फिर। आई होप आई मेक एवरी वन क्लियर।